हाँ तो बेटा अपनी बातचीत को स्टार्ट करते। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कल तक हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था इसमें उसके आगे की कहानी शुरुआत करते हैं। आप इस बात को समझो, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जो डिस्कस कराया गया है दैट इज़ मैनी वन 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 और इनटू और ऑन टू फंक्शन के बारे में बातचीत की थी। ठीक है, तो मैनी वन 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 की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को जो दी है उसमें अलग अलग तरीके से उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है मैनी वन और वन वन को। जैसे वन वन की अगर बात की जाए तो फॉर ईच एंड एवरी इनपुट देयर इज़ यूनिक आउटपुट दैट इज़ नोन एज वन वन फंक्शन। और मैनी वन का मतलब इसके नाम से क्लियर है कि मैनी इनपुट कनेक्टेड विद सिंगल आउटपुट दैट इज़ नोन एज मैनी वन फंक्शन। मैनी इनपुट कनेक्टेड विद सिंगल आउटपुट दैट इज़ नोन एज मैनी वन। more than one input connected with single output is known as many one, और single in each and every input connected with unique output that is known as one one। अच्छा, many one और one one की डेफिनेशन देने के और भी सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है विथ इन द डोमेन ऑफ अ गिवन फंक्शन, दैट फंक्शन नोन एज वन वन फंक्शन। लेकिन अगर कोई फंक्शन है जो अपने डोमेन के कुछ हिस्से में इंक्रीजिंग और कुछ हिस्से में डिक्रीजिंग नेचर शो कर रहा है, यानी कि ग्राफ क्या है, कुछ हिस्से में इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ, तो इस तरीके का जो फंक्शन होगा जो कि टर्न लेता है, ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ टर्न लेता है कार्टेशियन प्लेन पर, 100% वो फंक्शंस मैनी वन फंक्शन की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो यानी कि अगर आप किसी फंक्शन को वन वन बोल रहे हो तो वन वन बोलने का सिंपल सा तरीका है, फंक्शन जो कि मोनोटोनिक होता है, अ फंक्शन विच इज मोनोटोनिक इन नेचर। और मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब है फंक्शन ईदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन नेचर। तो मोनोटोनिक फंक्शन का क्या मतलब है, अ फंक्शन विच इज ईदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन नेचर, दैट फंक्शन इज नोन एज वन वन फंक्शन। ठीक है, तो मोनोटोनिक फंक्शन को आप वन वन फंक्शन के नाम से भी जान सकते हो। क्या बोला जा सकता है इसको, वन वन फंक्शन के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। और ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो जो फंक्शन वन वन की कैटेगरी में नहीं आएगा डेफिनेटली वो दूसरी कैटेगरी में चले जाएगा, दैट इज नोन एज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, और इसी तरीके से ये डेफिनेशन आपकी वन वन और मैनी वन से रिलेटेड होगी। दो ही कैटेगरी होती है, या तो फंक्शन वन वन होगा वो मैनी वन नहीं हो सकता, अगर वो मैनी वन है तो वो वन वन नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, पता करने के लिए कि फंक्शन मैनी वन है या वन वन है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ग्रेटर देन जीरो होता है थ्रू आउट द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब वो वन वन कहलाएगा। या फिर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो थ्रू आउट द डोमेन ऑफ अ फंक्शन नेगेटिव आएगा, तो उस फंक्शन को डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, वो भी वन वन की कैटेगरी में जाएगा। तो कुल मिला के इस बात को समझो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है बेटा वो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ अ फंक्शन। यानी कि x बिलोंग्स टू डोमेन के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो से बड़ा आना चाहिए, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा और ये वन वन फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। या फिर सेकंड क्या है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है,
तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव बस चेक कर लो, और ये दोनों ही कैटेगरी के जो फंक्शंस हैं उन दोनों ही कैटेगरी के इन फंक्शंस को 1-1 फंक्शन बोला जाता है। क्या कहा जाएगा इनको 1-1 फंक्शन के नाम से जाना जाता है। और जो फंक्शन इस कैटेगरी में नहीं आते हैं दैट फंक्शन इज़ नोन एज मैनी वन। उसके बाद आप सोचो कि अगला जो कैटेगराइजेशन आता है वो इनटू और ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड है। तो इनटू फंक्शन की अगर बात करें हम, तो इनटू और ऑन टू फंक्शन की जो डेफिनेशन जाती हैं वो आपकी जाती हैं रेंज पर। जैसे फंक्शन की जो रेंज है ना उस पर डिपेंड करता है फंक्शन का इनटू और ऑन टू होना। तो फंक्शन का जो रेंज है वो अगर उसकी कोडोमेन से कम आता है, जहाँ कोडोमेन हमेशा फंक्शन के लिए फिक्स होती है, रेंज अगर कोडोमेन से कम आती है तो इसको कहा जाता है इनटू फंक्शन, यानी अपनी कैपेसिटी या अपनी लिमिट से अंडर वर्क करने वाला फंक्शन है। और अगर किसी फंक्शन की जो रेंज है वो उसकी कोडोमेन के बराबर आती है तो उस तरीके का फंक्शन को कहा जाता है कि अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी पे काम करने वाला फंक्शन है, यानी कि अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज़ करने वाला फंक्शन है। एक्चुअल आउटपुट पॉसिबल आउटपुट के बराबर आ रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन नोन एज ऑन टू फंक्शन। और ये विथ इन द लिमिट काम करता है अपनी, यानी कि इसकी सर्टेन एक लिमिट है उसके अंदर ही रहता है। तो इन दोनों में तुम सोचो कि कोडोमेन ऑफ अ गिवन फंक्शन ऑलवेज फिक्स होती है, और नहीं दे रखा तो कोडोमेन हमेशा क्या कंसिडरेशन करते हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द रियल वैल्यूड फंक्शन, तो ऑलवेज कोडोमेन क्या आता है इसका, ऑल द रियल नंबर। ठीक है, तो अगर कोडोमेन दे नहीं रखा तो रियल नंबर मानेंगे, और बाय द वे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। रेंज हमको फाइंड आउट करना आना चाहिए, तो रेंज फाइंड आउट करने के तरीके हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके। तो ये प्रीवियस वीडियो में ये सब बातें की थी मैंने। ठीक है, अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को पता करने का भी तरीका है ग्राफिकल बेसिस पर, वो भी सब बातें बताई। तो मतलब ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब क्या करेंगे हम एक एक करके, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन तो आपने पढ़ लिया, अलजेब्रिक ट्रांजिशन और ये सब चीज़ें हो ही गई। अब क्या करना है हमको कि धीरे धीरे हम जैसे 1-1 मैनी वन, इनटू, ऑन टू, इन फंक्शंस के बारे में सीख लिया। इसी तरीके से पीरियोडिक, इनवर्स फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है, इवन ऑड फंक्शन। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन वाइज अलग अलग फंक्शंस की चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे। तो अगला जो आर्टिकल रहेगा इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ नोन एज इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, तो पहले यहाँ तक की बात आप लोग समझ लो और अच्छे से, और कोई भी दिक्कत आए पहले वो देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूँगा आपको। केवल अभी यहाँ तक देख लो, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो उसके बाद अगला आर्टिकल अपना शुरू करते हैं। इसके बाद अगला जो मतलब फंक्शन के मतलब क्लासिफिकेशन में आप आ जाओ तो इसको कहा जाता है इवन एंड इवन एंड ऑड फंक्शन। तो इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए तुम सोचो, कंडीशन समझने की कोशिश करो। अ फंक्शन विच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस इज नोन एज इवन फंक्शन, और ऑड फंक्शन अ फंक्शन विच इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। तो सिमेट्रिसिटी के बेसिस पे फंक्शन की बात समझने की कोशिश करो। फंक्शन किस तरीके से होगा, मान लो कि कोई फंक्शन है इस तरीके से, ये, और कोई फंक्शन है इस तरीके से,
ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर इस फंक्शन के नेचर को समझो, जैसे मान लो ये फंक्शन लिखा है y = f(x) और इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं y = gx। ये y = fx, ये y = gx, ये दो फंक्शंस हैं। तो ये इस फंक्शन की बात समझो, तो ये फंक्शन में ये जो एक्सेस है आपकी, जो कि एक y एक्सेस है और जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x = 0। तो x = 0 ये लाइन है, इसको थोड़ी देर के लिए मिरर अगर कंसीडर कर लें हम, अगर इसको मिरर बोल दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो ये बात समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो लाइन है y एक्सिस जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x = 0, वो कहीं ना कहीं मिरर इमेज की तरह काम करेगी। तो अगर ये मिरर इमेज की तरह काम करेगी, मतलब x की पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ का जो नेचर है, अगर ये मिरर है तो पीछे भी वैसा ही नेचर शो होगा। तो इससे कंडीशन क्या निकल के आती है, इस तरीके के फंक्शन को इवन फंक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है बेटा? ऐसा फंक्शन जो सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के अबाउट और उसकी डोमेन भी सिमेट्रिक होती है, यानी कि डोमेन भी आपकी सिमेट्रिक होनी चाहिए, जितना नेगेटिव में हो उतना ही डोमेन पॉजिटिव में होना चाहिए। तो अ फंक्शन विच मेंटेन सिमेट्रिक डोमेन एंड ऑल्सो y एक्सिस वर्क्स एज अ मिरर इमेज, दैट टाइप ऑफ अ फंक्शन नोन एज इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन में कंडीशन वाइज अगर आप समझने की कोशिश करो, जैसे कि आप यहाँ पर देखना इस तरीके से, जैसे मान लो a आपने इसमें रखा, तो a के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आएगी f(a). जैसे जब a रखोगे तो f(a) आउटपुट आएगा, ये इनपुट रखा, ये आउटपुट आया। तो बस सेम इस बात को समझो कि जब आप -a रखोगे तो -a पर भी जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट -f(a) आएगा। चेक करना एक सेकेंड, -a जब आप इसमें रखोगे तो आउटपुट आएगा f(-a) और a पर आउटपुट आएगा f(a). जबकि तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर f(a) और f(-a) क्या आ रहा है बेटा? बराबर आ रहा है। तो यानी फंक्शन की a पर जो वैल्यू आ रही है वही -a पर आ रही है। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या निकल कर आई, अगर फंक्शन इवन होगा तो उसमें नेगेटिव रखने पर आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर x की जगह -x रिप्लेस कराकर वही फंक्शन लौट कर आ जाए, दोबारा सुनना, फंक्शन में x की जगह -x रिप्लेस कराने पर वही फंक्शन लौट कर आ जाए फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन, और डोमेन फॉर x बिलोंग्स टू डोमेन मतलब डोमेन के सभी पॉइंट्स के लिए अगर ऐसा है, तो इस तरीके के फंक्शन को कैसा फंक्शन बोला जाता है बेटा? इवन फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होते हैं और फंक्शन में x की जगह -x रिप्लेस करने पर x ही लौट कर आता है। और ध्यान से समझ लेना, इन दोनों में ही सिमेट्रिसिटी की बात की जा रही है, तो दोनों ही केसेस के लिए डोमेन ऑफ फंक्शन सिमेट्रिक होनी चाहिए, मतलब जितना नेगेटिव में डोमेन हो उतना ही पॉजिटिव में होना चाहिए। तो ये हमेशा इन फंक्शंस की डेफिनेशन की अगर बात हो रही है तो हमेशा डोमेन कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक डोमेन। सिमेट्रिक डोमेन नहीं है तो फंक्शन के इवन और ऑड होने का कोई चांसेस ही नहीं है। अच्छा, तो ये कंडीशन हो गई इसके लिए। अच्छा, ऑड फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मेंटेन करता है। किसके अबाउट मेंटेन करता है? ओरिजिन के अबाउट। तो ये फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मेंटेन कर रहा है। अ फंक्शन विच मेंटेन symmetry about origin. A function which maintains symmetry about origin is known as odd function. इसको क्या बोला जाएगा नाम से अगर, तो इसको कहा जाता है odd function। और इस फंक्शन का नेचर क्या है कि जब a पर आप चेक करोगे इसको,
तो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो जी ऑफ ए आ रही है, और ध्यान से समझो जब माइनस ए पर चेक करोगे तो जी ऑफ ए आएगा और सो भी माइनस का, यानी कि जितनी हाइट इसको, जैसे मान लो आपने 3 रखा, 3 पर 5 हाइट मिल रही थी, तो -3 पर -5 मिलेगी। तो ये फंक्शन की क्या खास बात है कि माइनस रखने पर माइनस को क्या कर देता है, ये बाहर कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो जी ऑफ ए जो हो जाए, जी ऑफ माइनस ए हो जाएगा माइनस जी ऑफ ए के बराबर। तो ये डिस्टेंस बराबर आएगी बेटा, जैसे कि ये आएगा जी ऑफ माइनस ए, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव में है, तो मतलब माइनस ए रखने पर ये इस तरीके की सिचुएशन है, तो ये नेगेटिव में और वो पॉजिटिव में है। तो बस तुम इस बात को समझ लो कि अगर फंक्शन में x की जगह -x रखने पर अगर फंक्शन माइनस को बाहर रख देता है और ओरिजिनल फंक्शन लौट कर आता है, और वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन के सभी पॉइंट्स के लिए, तो इस तरीके के फंक्शन को ऑड फंक्शन कहा जाता है। मतलब ये कंडीशन जो है वो ऑड फंक्शन के लिए वैलिड होती है। तो इधर वाला जो हिस्सा है वो तो इवन फंक्शन की डेफिनेशंस को इंडिकेट कर रहा है, उधर वाला जो हिस्सा है वो ऑड फंक्शन की डेफिनेशंस को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री से क्या सेंस बनता है, वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो लाइन है ना y बराबर -x के अबाउट सिमेट्री मेंटेन करेगा। ये जो लाइन है वो एक तरीके से मिरर की तरह काम करेगी यहाँ पर, ठीक है। और ये जो लाइन है बेटा वो यहाँ से जो एंगल बनाएगी आपका वो 135 होगा, और लाइन की इक्वेशन होगी y बराबर -x। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री से क्या सेंस बनता है, ये सेंस है बेटा कि डोमेन सिमेट्रिक होना चाहिए फंक्शन का माइनस से और पॉजिटिव में, और y बराबर -x लाइन के अबाउट सिमेट्री मेंटेन करेगा जो कि 135 एंगल होगा। तो इसको कहा जाता है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कर्व। और इनके जर्नल एग्जाम्पल्स अगर देखने हैं तो इवन फंक्शन आप बोल सकते हो कॉस को, cos x का फंक्शन, और ऑड फंक्शन आप बोल सकते हो साइन को। ये साइन जो है वो ऑड फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और जबकि कॉस जो है वो इवन फंक्शन की तरह। तो कॉस का ग्राफ और साइन का ग्राफ जब आप चेक करोगे तो आपको ग्राफ से भी क्लियर हो जाएंगी सब बातें। तो अगर मान लो आपसे एग्जामिन करने के लिए दिया जाए, आपसे एग्जामिन करने के लिए क्या दिया गया कि बताओ ये फंक्शन इवन है या ऑड है, तो बस इतना सा काम करो कि फंक्शन में x की जगह -x रख दो। अगर वो -x को खाकर ओरिजिनल फंक्शन लौट कर आ जाए, जैसे कि cos ऑफ -θ क्या होता है, cos थीटा, लेकिन साइन ऑफ -θ होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर फेंक दिया और cos ने माइनस को ख़त्म कर दिया। तो अगर कोई फंक्शन में x की जगह -x रखने पर अगर ओरिजिनल फंक्शन लौट कर आ जाए, माइनस ख़त्म हो जाए, तो दैट टाइप ऑफ अ फंक्शन वुड मेंटेन सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, और उसको इवन फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। जबकि कोई फंक्शन अगर इस तरीके से है कि वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मेंटेन कर रहा है, तो x की जगह -x रखने पर वो माइनस को बाहर कर देता है, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन मेंटेन सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, और उसको कहा जाता है ऑड फंक्शन। तो ये एग्जामिन करने के तरीके हो गए। लेकिन प्रीवियस कंडीशन से थोड़ा सा इसको मैचिंग करने की कोशिश करो कि ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि फंक्शन y एक्सिस या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मेंटेन करे ही करे। जैसे कि पिछले 2 क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने मतलब 1-1 और मैनी 1 देखा था, तो तीसरी कोई कैटेगरी नहीं थी बेटा, या तो फंक्शन 1-1 होगा या फंक्शन मैनी 1 होगा। इसी तरीके से 2 कैटेगरी और देखी थी, इवन और ऑड, इनटू और ऑन टू की। तो इनटू और ऑन टू में इस बात को समझो कि फंक्शन या तो इनटू होगा या ऑन टू होगा, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझ लेना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शन इवन नहीं है वो ऑड होगा और जो ऑड नहीं है वो इवन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है फंक्शन ना इवन हो ना ऑड हो, नीदर इवन नीदर ऑड फंक्शन। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों के दिमाग में यही चीज़ें चलती हैं कि अच्छा फंक्शन 1-1 नहीं है तो 100% दूसरी कैटेगरी ही होगी, क्योंकि तीसरी कोई कैटेगरी होती नहीं है। तो 1-1 नहीं है तो मैनी 1 होगा, मैनी 1 नहीं है तो 1-1 होगा। लेकिन
सेम कंडीशन आपकी किसके लिए लागू होती है, जो कि सेकंड आपकी कंडीशन है जहाँ रेंज कंपेयर किए जाते हैं कोडों में से इनटू और ऑन टू। अगर फंक्शन इनटू है तो वो ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू है तो इनटू नहीं होगा, दो ही कैटेगरी है। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझो, बाय द वे आपने ये कंडीशन चेक की और ये फुलफिल नहीं हुई, तो ये आप ऐसे नहीं बोल सकते कि जो फंक्शन इवन नहीं है वो 100% ऑन टू ऑड होगा और जो ऑड नहीं है वो इवन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक तीसरी कैटेगरी भी हो सकती है कि मान लो कि फंक्शन ना ही इवन है, ना ही ऑड है, ना ही वो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्री मेंटेन कर रहा है, ना ही वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मेंटेन कर रहा है। जैसे फॉर टेकन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख लेना, मैं ग्राफ बना रहा हूँ। मान लो कि इस तरीके का कोई फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन है। अब तुम सोचो ये फंक्शन जो दे रखा है, मान लेते हैं इसको y बराबर एच एक्स फंक्शन। तो ये फंक्शन एच एक्स जो है वो नीदर इवन नीदर ऑड फंक्शन है, ना ही जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री मेंटेन कर रहा है और ना ही ये आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मेंटेन कर रहा है। तो दैट टाइप ऑफ अ फंक्शन एच एक्स इज नोन एज नीदर इवन नीदर ऑड फंक्शन, क्योंकि तीसरी कैटेगरी भी इसमें होती है। तो इसको ध्यान से समझते चलना, नीदर इवन नॉर ऑड। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन इवन और ऑड हो गई है, हो सकता है फंक्शन नीदर इवन नीदर ऑड हो। तो ये पूरा सिस्टम निकल कर आता है। एक बार देखो, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? क्वेश्चन बेटा किस तरीके से पूछा जाएगा, एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूँ, देखना एक सेकंड ध्यान से। फाइंड आउट function y equals to fx equals to log x plus square root 1 plus x square is even या odd। आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ इवन और ऑड। ठीक है, तो एग्जामिन करने के लिए क्या तरीका है कि x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो और चेक करो कि बताओ किस तरीके से चीज़ें आएंगी निकल के। बताओ ये फंक्शन इवन होगा या ऑड होगा, या नीदर इवन नीदर ऑड होगा?
जैसे कि अगर इसकी बात करें, थोड़ा सा ध्यान से समझना, एग्जामिन करना है ना, तो सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो x की जगह फंक्शन में क्या रिप्लेस कराना है, माइनस एक्स। तो x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कराएंगे तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू लॉग स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर यही हो जाएगा और माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करो और भी, तो और सिंप्लीफाई करने पर केवल इतने हिस्से को यहाँ देखना, एक सेकंड ध्यान से, कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कंजुगेट से अगर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और सेम कंजुगेट से 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये चीज़ यहाँ से आई तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया बेटा, अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसको लिखा जा सकता है 1 एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? यानी कि इस पूरे हिस्से को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो मतलब चेंज कर लो इसको, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ गया लॉग, इसी को लिख रहे हैं x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, और ये -1 पावर आगे आ जाएगी। तो फाइनली f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये तुम्हारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो इस बात को सोचो, ये जो लिखा हुआ है ये दोबारा से क्या आ गया तुम्हारा, ये f(x) ही तो है, ये पूरा फंक्शन f(x) कहलाएगा, उठा के f(x) रख दो इसमें। तो फंक्शन में f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f(x), और ये कहलाता है इस कंडीशन में फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखने में माइनस बाहर आ गया, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन नोन एज ऑड फंक्शन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो कर रहा है फंक्शन तो इट मीन कि दिस इज गोइंग टू बी द ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इवन ऑड पता करने के यही तरीके हैं कि आप फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रख दो और देखो कि ओरिजिनल फंक्शन लौट के आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरीके से ये एग्जाम्पल है, लेकिन ध्यान से समझना, मॉडिफिकेशन करने पड़ सकते हैं आपको, क्योंकि हो सकता है देखने पर आपको लगे कि नहीं सॉल्व होगा, लेकिन हल्का सा सिंप्लीफिकेशन किया यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो नीदर इवन नीदर ऑड बोलने से पहले पूरी ताकत लगा दो उसमें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि f(x) इक्वल्स टू माइनस ऑफ f(x) या f(x) इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f(x), फंस तो नहीं रहा। क्योंकि अगर क्वेश्चन इवन ऑड पूछा गया है तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि 2 कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन पूरी ताकत लगा दो उसमें। अगर बाय द वे नहीं निकल रहा है, नहीं बन रहा है किसी भी तरीके से, तब आप जाकर आंसर दोगे कि हाँ ना भाई, ना ही ये इवन है ना ही ये ऑड है, ये दिस इज नीदर इवन नीदर ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये एक मतलब क्लासिफिकेशन है, मतलब फंक्शन का और जानकारी है फंक्शन के बारे में। उसके बाद इस बात को समझो कि फंक्शन में जैसे कि आपने अब क्या क्या पढ़ रही है, 1 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू और इवन ऑड फंक्शन के बारे में। ठीक है, उसके बाद में इसमें अलग अलग तरीके के फंक्शन आते हैं। इन्वर्स फंक्शन आता है, पीरियोडिक फंक्शन आएगा आपका, ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन आएगा जिसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन को पेनिट्रेट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस बात को समझने की कोशिश करो कि अब हम फंक्शंस की डिटेलिंग में जाएं, उससे पहले हम कुछ आर्टिकल सीख लेते हैं कि कोई फंक्शन दे रखा हो तो उसकी डोमेन और रेंज कैसे पता करेंगे। जैसे कोई भी फंक्शन है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ फंक्शन हम लोगों ने अभी तक देख लिए, तो हर फंक्शन की इंडिविजुअल रेंज डोमेन तो पता है, रेंज पता है, ग्राफ कैसे बनता है ये पता है। लेकिन मान लो कि फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि वो कंपोजिट फंक्शन है, मतलब काफ़ी सारे फंक्शंस हैं उसके अंदर और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करके लिखा है, तो डोमेन और रेंज निकालने का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले इनइक्वालिटीज़ वगैरह में कंडीशन समझ लो कि डोमेन वगैरह निकालने का क्या तरीका है। देखना एक सेकेंड।
जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं प्रॉपर इनपुट। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, अलग अलग तरीके से फंक्शंस, मतलब इसमें डिवीज़न किया गया, मतलब ठीक है। तो मैं तुम्हें सबसे पहले तो इस बात को समझ लो कि इंडिविजुअल बेसिस पर डोमेन वगैरह निकालने के तरीके बता देता हूँ। जैसे फंक्शन में अगर आप आते हो तो सबसे पहली कैटेगरी तो आती है आपकी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की। तो इसमें इस बात को ध्यान रख लेना कि x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट वो नंबर्स हटा दो जब पी एक्स क्या हो रहा है, सॉरी क्यू एक्स ज़ीरो हो रहा है, वो हटा देंगे इसमें से। उसके बाद सेकंड कैटेगरी, ये सबके लिए लागू होगा, 10 में भी, कॉट में भी, ये सब चीज़ें वहीं से आती हैं, ये सब डोमेन वगैरह निकल कर। तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ऑल द रियल क्यू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हटाना है, केवल ये हटा दो इसमें से, तो आपका ये डोमेन आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट अगर दे रखा है कोई फंक्शन एफ एक्स में, यहाँ 2 है या इवन पावर है, तो इसमें डोमेन होता है x बिलोंग्स टू एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए फंक्शन डिफाइन करेगा। ठीक है, तीसरा आ जाओ लॉग में। लॉग में ए एक्स दे रखा है, तो बेस और इस पर इनपुट पर कंडीशन जो लगती है x की वैल्यू 0 से ज़्यादा, और बेस पर जो कंडीशंस काम करती हैं वो तुम्हें पता है 0, 1 और a नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बेस में भी वो वेरिएबल्स फंसा देते हैं। ठीक है, बेस में भी कभी कभी वो वेरिएबल्स फंसा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप फोर्थ, जैसे a टू दी पावर x है एक्सपोनेंट फंक्शन, तो x तो सभी हो जाता है, केवल बेस देख लेना कि बेस नेगेटिव 1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेस नेगेटिव 0, 1 नहीं होना चाहिए। अगर है कहीं पर इस तरीके की सिचुएशन तो आपको ये हटाना है, या जब फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा है, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, फंक्शन की पावर फंक्शन के लिए ये कंडीशंस आपकी अप्लाई होंगी। ठीक है, तो अगर मेजर अंडरस्टैंडिंग के तौर पर बात करो तो लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंट और स्क्वायर रूट फंक्शन और पी वाई क्यू, ये सब फंक्शंस होते हैं। बाकी पीस वाइज फंक्शन की तो डोमेन ऑल द रियल नंबर ही होती है सभी की, और साइन और कॉस की भी डोमेन ऑल द रियल नंबर होती है। टेन, कॉट, सेक, कोसेक की डोमेन में हम लोग ये पी वाई क्यू के कंसेप्ट लगाते हैं, जैसे साइन अपॉन कॉस, ठीक है, कॉस अपॉन साइन, 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन, उसके लिए ये सब में यही काम करता है। तो इंडिविजुअल बेसिस पर बस इतनी बात समझ लो आप लोग, पहले इतना लिख लो, फिर डोमेन के बारे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। तो डोमेन का क्वेश्चन, जैसे कि अगर बहुत सिंपल से क्वेश्चन से अपनी बातचीत की शुरुआत करें तो क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो ये दे रखा है और आपसे कहा गया डोमेन निकालो इस फंक्शन की, सॉल्व करो डोमेन इसकी। फोर माइनस एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है उसकी डोमेन निकालो बेटा। स्क्वायर रूट फंक्शन है तो इसके इंटरनल जो है वो वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4। हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं ना, तो ये ग्रेटर देन है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होकर ये हो जाएगा लेस देन, और दो फैक्टर्स इसके बन के आ रहे हैं, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, ये तो आ गया -2, ये आ गया 2, वे भी कर बनाओ। ठीक है, तो आप सोचो लेस देन रीजन चाहिए -2 से 2 जहाँ दोनों इंक्लूडेड पॉइंट थे। डोमेन आ गई इसकी, डोमेन बिलोंग्स टू
-2 से लेके 2, और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो क्वेश्चन दिया है, एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट डोमेन ऑफ फंक्शन px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x माइनस 1, ये निकालना है इसको, इसकी डोमेन बतानी है, डोमेन निकालो। तो किस तरीके का फंक्शन है ये बेटा? रैशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? रैशनल फंक्शन है। किसकी फॉर्म में? px अपॉन qx की फॉर्म में। px अपॉन qx की फॉर्म में फंक्शन है, जहाँ पर आपको क्या होता है, x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट qx 0 जहाँ हो रहा है वो नंबर हटा दो। ये डोमेन का कंसेप्ट होता है, उठाकर एज इट इज़ कंसेप्ट अप्लाई कर दो। भले इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, तुम सोचो ऊपर वाले क्वाड्रेटिक के फैक्टर करोगे तो ये x-1 भी आएगा ऊपर, तो काटा पीटी नहीं करते हैं। फंक्शन की डोमेन सॉल्व करते समय कभी भी फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखना। सिंप्लीफिकेशन मत करो फंक्शन का, अगर कुछ कट रहा है तो काटो मत उसे। जैसे काफ़ी लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि px इक्वल्स टू ये x-2 और x-1 हो जाएगा। चेक करो इसके फैक्टर, x-2 x-1 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और नीचे भी उनको x-1 दिखता है तो वो ख़त्म कर देंगे। नहीं, सिंप्लीफिकेशन का काम नहीं किया जाता डोमेन पता करते समय। तो डोमेन निकालने के लिए केवल एक ही तरीका है कि जो फंक्शन दे रखा है उसको एज इट इज उठाओ, और x-1 0 नहीं होना चाहिए। तो x-1 0 होगा कब? जब x की वैल्यू 1 होगी। तो डोमेन इसकी हो जाएगी, डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर, केवल एक नंबर हटा दो 1, क्योंकि 1 हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कटेगा नहीं ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फंक्शन नहीं किया जाता जब आप डोमेन पता कर रहे हो, फंक्शन को एज इट इज़ लेके चलना है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो जिसमें फंसाते हैं वो लोग, डोमेन आपसे कहा जाएगा निकालने के लिए, और फंक्शन दे रखा होगा 1/x माइनस 1/x, मान लो ऐसा दे रखा है। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में क्या रहता है, अच्छा 1/x है, 1/x कट जाएगा। नहीं भाई, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फंक्शन वुड नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ फाइंडिंग आउट अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इसको, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फंक्शन would not be allowed for finding out domain of a function। इस बात का ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फंक्शन वुड नॉट बी अलाउड फॉर फाइंडिंग आउट डोमेन ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करना है, एज इट इज़ उसमें कंडीशन लगाओ। यू शुड अप्लाई द कंडीशन एज इट इज़ टू द फंक्शन विदाउट सिंप्लीफाइंग इट। तो सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है? काफ़ी लोगों के दिमाग में रहता है कि ये 1/x माइनस 1/x को ख़त्म कर देगा। नहीं, आप एज इट इज़ देखने की कोशिश करो और चेक करो कि डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा हुआ है ये 0 नहीं होना चाहिए, बस केवल इस पे कंडीशन लगा दो। तो तुम सोचो 1/x और माइनस 1/x, उससे मतलब नहीं है, तुम डिनोमिनेटर में जो लिखा है उस पर कंडीशन लगाओ। तो आप डोमेन इसकी क्या बोलोगे कि x की सभी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएंगी, केवल एक वैल्यू नहीं ले पाएगा 0, क्योंकि 0 दिक्कत कर रहा है बेटा, 0 पर यह फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे ही आपने 0 रखा ये फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? तो 0 एक ऐसा टर्म है जो इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो 0 हटा दो, बाकी -∞ से लेकर +∞ सब कुछ ले डालो, सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा। और आंसर कोई ना कोई नहीं, हमेशा 0 आएगा। तुम कोई भी वैल्यू रखो, 2, 3, 5, -2, -3, -5, 6, 9, 1/2, 3/5, √2,
कैसी भी वैल्यू हमेशा 0 आएगा। लेकिन 0 रख दिया तुमने तो 1/0 अनडिफाइंड हो गया, फंक्शन अपरिभाषित हो गया, ठीक है, आउटपुट ऑफ अ फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। तो इस वजह से इसकी डोमेन, इस तरीके के फंक्शंस की डोमेन में ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 नहीं आएगा। सेम काम यहाँ पर है, तो यह बात मैंने लिखा दी यहाँ पर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फंक्शन वुड नॉट बी अलाउड फॉर फाइंडिंग आउट अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की डोमेन पता करने के लिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ फंक्शन शुड नॉट बी अलाउड, वुड नॉट बी अलाउड। हैव यू अंडरस्टूड? यहाँ तक देख लो, बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर ये बात तुम्हें समझ में आ चुकी है मेरी, तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको तुम करो। डोमेन ऑफ x+3 x² - 9 x+3 x² - 9 सॉल्व करो इसको बेटा। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें है कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक्स, ये मतलब ये चीज़ें पता नहीं है तो यू विल डेफिनेटली गिव अ रॉन्ग आंसर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में पता नहीं रहता, हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, देन आफ्टर दैट डोमेन की कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये फंक्शन, आपको कुछ मतलब ही नहीं है, आप तो केवल इस बात को देखो कि ऊपर लिखा है px और नीचे लिखा है qx, तुम्हें दिखना ही नहीं चाहिए कॉमन फैक्टर है नहीं है, भाड़ में जाए। बस केवल एक बात ध्यान रखो कि डिनोमिनेटर में जो लिखा है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 हो कब रहा है, तो वो चेक कर लो कि x² - 9 0 नहीं होना चाहिए, x+3 और x - 3, तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 3 और -3। तो डोमेन क्या हो गई इसकी, डोमेन हो गई, डोमेन सभी वैल्यू हैं, केवल 2 वैल्यूज नहीं है, 3 और -3। 3 से -3 इंटरवल नहीं जा रहा, केवल 3 और -3 नहीं होगा। 3 से -3 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन 3 और -3 नहीं, बस दिस इज गोइंग टू बी द डोमेन। तो डोमेन निकालने का ये तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मान लो ये दिया हुआ है और डोमेन के बारे में तुमसे कह रहा है y = f(x) log x² लेट अस सपोज x² - 4 ये दिया, और डोमेन निकालनी है। क्या निकालना है, डोमेन, ठीक है। तो आप सोचो log x² - 4 में, log में, इनपुट में ये जो लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हो log कोई ना कोई रियल आउटपुट दे, फाइनल आउटपुट कुछ ना कुछ निकल कर आए, तो सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो इतना समझ में आना चाहिए कि x² - 4 0 से बड़ा होना चाहिए ऑलवेज। अगर आप चाहते हो कि log से कोई आउटपुट आए तो इनपुट ऑफ log 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा log का कर्व चेक करना, ऐसे ही तो कर्व बनाए थे। तो तुम सोचो log जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रीजन में ही लाई करता है, जहाँ ध्यान से सुन लेना, इस बात को खोपड़ी में बिठा लो कि 0 भी एक्सेप्ट नहीं करता log, क्योंकि 0 पर फंक्शन अनडिफाइंड होता है, log 0 अनडिफाइंड होता है। अगर कोई आपसे कहता है ना log 0, तो log 0 अनडिफाइंड होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि log 0 अनडिफाइंड होता है। log 0 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू तो एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे अगर बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो log में स्लाइटली आप हल्का सा भी आप आगे आए तो तुम्हें ये -∞ की तरफ अप्रोच करता नज़र आएगा, और यहाँ हल्का सा भी आगे आए 0 से तो ये +∞ की तरफ अप्रोच करता नज़र आएगा।
लेकिन ध्यान से समझ लेना, एग्जैक्ट 0 पर कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। 0 से हल्का सा आगे आ जाओ तो 0 से बड़ी वैल्यू। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये समझ में आना चाहिए, एक फैक्टर तो हो गया x+2, एक हो गया x-2 ग्रेटर देन 0, वे भी कर बनाओ, ये -2 ये 2, और 0 से बड़ा चाहिए तो ये रीज़न आया स्क्रैच करके, जिसमें ये दोनों नंबर नहीं आ सकते। कारण समझो, -2 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल का साइन थोड़ी ना है, तो -2 से पीछे और 2 से आगे, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, और ये आपकी डोमेन हो गई इस फंक्शन की। ठीक है, डोमेन ऑफ f। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिनसे कि आपको मतलब चीज़ें रिलेट करनी है। और अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग डोमेन के ही क्वेश्चंस और डोमेन के डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस भी डोमेन पर पूछे जाते हैं मेंस में और एडवांस में भी। तो आप ये मान के चलो ये सिंपल आर्टिकल भी है, लेकिन फंक्शन की ग्राफ, फंक्शन की नॉलेज, फंक्शन की डोमेन रेंज, आपको मतलब डोमेन के बारे में पता करने के लिए फंक्शन में एक इनइक्वालिटीज़ वगैरह सॉल्व करने के लिए प्रॉपर आपको तरीका होना चाहिए। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चंस चल रहे हैं, तुम देखोगे कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर 3 कंडीशंस लगा के उनका इंटरसेक्शन निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो उनका इंटरसेक्शन लिया जाएगा जिससे सब सेटिस्फाई हो जाए। जैसे मान लो एक फंक्शन है जो सारी ही वैल्यू ले लेता है और एक फंक्शन नहीं ले रहा, लिमिटेड ले रहा है, तो बस उसको काट के उसको भी उतनी ही वैल्यू दी जाएंगी कि दोनों अपना सेटिस्फाई हो जाए। तो इंटरसेक्शन का काम इसमें चलता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे हाथ में आते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें तुम्हें समझ में आती चली जाएंगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे भाई। बाकी आप लोग कंटिन्यूएशन बेसिस पर कांटेक्ट में रहो, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मतलब जो भी आपका, आप कॉल भी कर सकते हो मेरे को, नंबर सभी लोगों को पता ही है। और आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो क्वेरीज़ हैं, उसको ग्रुप में पेस्ट करो आप। ठीक है, मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको डेफिनेटली। और अगर किसी बच्चे को फिर भी दिक्कत होती है तो आप मेरे से पर्सनली कॉल कर सकते हो। ठीक है, पर्सनली कॉल कर लो मेरे को, किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आओ बेटा, क्योंकि देखो बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन अब हमारे लिए ये मजबूरी हो गई कि हमें इसी तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ वीडियोज़। तो आप इस बात को समझो कि लाइव भी अगर ये होता तो भी देयर इज़ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप कुछ बोलते या रिस्पॉन्ड करते तो मैं यहाँ से रिस्पॉन्ड कर पाता। बट हम इस तरीके के ट्रैक पे हैं इस समय कि रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपके पास जा रहे हैं, यानी कि मतलब एक दिन पहले रिकॉर्डेड जो होता है वीडियो तब दूसरे दिन आपके पास पहुँचता है। तो इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि बेटा आप अच्छे से बिहेव करो और सही तरीके से काम करो इस पर। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों के साथ हूँ, पूरी तरीके से परेशान नहीं होना है। जैसे ही ऑफलाइन हमारा ओपन होंगी चीज़ें, फिर हम लोग दोबारा से सब चीज़ों को एक बार रिकैप कर लेंगे, दोबारा से एक बार देख लेंगे सारी चीज़ों को रिवीजन के तौर पर। लेकिन अभी जितना आपको समझ में आ रहा है, जितना आप पकड़ पा रहे हो बातों को, उतना पकड़ कर समझते चले जाओ मेरे भाई। ठीक है, तो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, वी विल मीट इन अ next one video with certain questions related to the domain, different kinds of questions, different varieties of question. ठीक है, bye.